नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। उन्होंने बजट को स्टार्ट किया तो कर्तव्य को याद दिलाया। उन्होंने कहा, ये कर्तव्य भवन में बना पहला बजट है और कर्तव्य के पथ को अग्रसर किया गया। क्या हमारे देश की जनता इस बजट को लेकर बोलती हैं? आइए जानते हैं। वित्त मंत्री ने 2026-27 के बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और पर्यटन के ऊपर बहुत काम किया है। नए आयुर्वेदा के केंद्र खुलेंगे, नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का भी बोला गया है। तो ओवरऑल मुझे तो बजट सही लगता है। इस बजट में प्रत्येक ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई है। तो जो वर्किंग वुमेन हैं, जो रोज़गार ढूंढ रही हैं या फिर जो एजुकेशन में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कदम है। विमेन होने के नाते ये औरतों के लिए बहुत सशक्तिकरण की तरफ अच्छा कदम है और ये काफ़ी चीज़ों में नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा। खेल कूद के क्षेत्र में भी इस बजट में घोषणा की गई है। आप जैसे देखेंगे कि अपना भारत है वो बहुत आगे बढ़ रहा है खेल कूद के अंदर भी, और इसको ग्लोबल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है इसके अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो अपने सस्ते सामान खेल कूद के जो बच्चों को और जो खेल प्रेमी उनको मिलेंगे। 1 अप्रैल से आयकर एक्ट लागू होने वाला है, तो उसके लिए इनकम टैक्स भरने वालों को काफ़ी राहत होगी। और इसके अलावा बाकी विकसित भारत को करने की ओर हमारी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा प्रयास हो रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का केंद्रीय बजट पेश किया। क्या कुछ खास है इस बजट में? इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा। आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं। जी पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने कर्तव्य भवन से चालू किया, जो कि और चालू भी 3 कर्तव्य निष्ठा करते हुए किया। तो ये बहुत ही अच्छा था। जी। इस बजट में ये मैं कहूँगी कि ये ग्रोथ बजट है। इसका इम्पैक्ट अभी 4 से 5 साल में दिखेगा। वित्त मंत्री ने, सरकार ने सब कैटेगरीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली लोकल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स को बूस्ट करने के लिए और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू होनी चाहिए आज की दिशा देखते हुए, वर्ल्ड व्यू देखते हुए, उस पे फोकस किया है। जैसे रेयर अर्थ मेटल्स पे, बायो फार्मेसी पे, ये सब इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग इसका एम्फेसिस के लिए किया है। वो जैसे कुछ स्कीम, जैसे 15,000 कंटेंट लैब क्रिएटर्स, यहाँ पे जो डेटा सेंटर्स चालू हों इंडिया में, उस पे इंसेंटिव, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आगे काम में आएंगी और आज की नीड भी है। 1.5 मिलियन केयर गिवर्स होना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करना, बायो फार्मेसी का यहाँ पे पैरामेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एलाइड हेल्थ एजुकेशन को एम्फेसिस करना, मेडिकल टूरिज्म को एम्फेसिस करना। तो इन सब चीज़ों से वो सब सेक्टर्स हैं जो कि नॉट ओनली इंडिया के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, पर ये हमारी एजिंग पॉपुलेशन के लिए भी एक ग्रोथ ज़रूरत है उसकी। आई थिंक इन सब चीज़ों का वित्त मंत्री ने ध्यान में रखा है। कई क्षेत्रों की घोषणा की, जैसे नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है उन्होंने, और साथ ही हेल्थ को लेकर तो है ही कि हेल्थ एक नया हेल्थ के जो टूरिज़्म है वो स्टार्ट करने की बात की है। और आप फाइनेंस से आती हैं तो नया टैक्स स्लैब भी एक नया लेकर आने की घोषणा की है 1 अप्रैल 2026 से उन्होंने कहा है। तो क्या कहेंगे इन पर? देखिए, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 से था जी। 1961 और अब में तो बहुत चेंजेस आए हैं। तो ये जो एक्ट के वो चेंजेस बोल रहे हैं, विच इज़ लाइक उस एक्ट को आज की तारीख में रेलेवेंट बनाने का, जो कि एक क्लीन अप ऑफ दैट एक्ट है जो हमने पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट तो अच्छा ही रहा है। उसका ये है कि आज जो कॉमन मैन है उसके लिए और उसको ईजी बना रहे हैं टैक्स फाइल करना। तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने पेनल्टी वर्ड हटा के एक फ़ाइन लगाने की बात की है, विच इज़ ऑल्सो शोइंग गुड फेथ इन द टैक्स पेयर। क्योंकि जो वित्त मंत्री उन्होंने खुद ने कहा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो कि खुद ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, तो उनको भी कंसिडर किया है जी। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जो एक यूजली रहती है ना गवर्नमेंट की और टैक्स पेयर्स को ये मानते हैं कि लोग बहुत फ्रॉड करते हैं जी, पर गुड फेथ में टैक्स पेयर्स के मानना एक अपने आप में एक साइन है कि इंडिया में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। आउट ऑफ एक गुड फेथ मैकेनिज्म चालू किया है। दूसरा ये कि वैल्यू एडेड टैक्स का MAT का कम होना हटा देना, वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। MSME सेक्टर्स को बूस्ट देना,
बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ के टुवर्ड्स एक बजट है। जी, बिल्कुल ओवरऑल एक ग्रोथ की बजट आपने कहा है। बात करें खेल-कूद को भी लेकर उन्होंने कुछ कहा है कि खेल-कूद को बढ़ावा दिया जाएगा। एक ज़िला स्तर पर जो लड़कियों के लिए छात्रावास की भी उन्होंने बात कही है। क्या कहेंगे आप? हर ज़िला स्तर पे बनाए जाएँगे। देखिए, जैसे मेरा जब मैं बजट सुन रही थी तो मेरा ये ख्याल था जैसे हम घर के ध्यान छोटी-छोटी बातों में रखते हैं। जी, अटेंशन टू डिटेल। या अभी ये कुछ नहीं कहा कि डायरेक्टली विमेन का क्या फ़ायदा जी। होगा, पर देन छोटी बात कि अगर लड़कियों को शहर से आना है, गांव से शहर आना है, कहाँ रुकेंगे? बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्टल होगा तो पढ़ने में भी स्टेम इंसेंटिव जो कोर्सेज चालू करेंगे उस पर भी होगा। जी। खेलो मिशन इंडिया के लिए भी आएंगे तो उसके लिए भी होगा। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आएंगे, गांव से कोई लड़कियां फ़ायदा यहाँ होगा। पे आएंगे तो बिल्कुल। उसके लिए भी होगा। जी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक जगह हो गई जहाँ पे आके आप रह सकते हैं, एक सुविधा प्रोवाइड करिए आके विमेन डेवलपमेंट, तो उसका इम्पैक्ट वैसे रहेगा जनरलाइज कैटेगरी में। वित्त मंत्री जी ने कहा कि 2047 का जो विकसित भारत का सपना है उसको लेकर भी उन्होंने बात कही और कई चीज़ों की घोषणा की, चाहे वो उद्योग से जुड़ी हुई भी हों। तो वो किस तरह की घोषणाएं आप देखते हैं इस बजट में, जो 2047 का एक अचीवमेंट उन्होंने कहा है कि, और एक टैक्स स्लैब की भी जैसे आप बात कर रहे थे, तो जो बाहर रहने वाले निवासी हैं उनके लिए भी एक सरलीकरण किया है उन्होंने टैक्स में कि अगर वो घोषणा करते हैं तो उसको भी रिबेट मिलेगी प्रॉपर्टी में, इनमें। देखिए, एक्चुअली मैं ये देखती हूँ पर अभी जिस तरीके का बाहर वर्ल्ड में इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जी। बहुत सारे जो हमारे इंडियंस बाहर गए थे वो वापस आए। जी, तो अब जो ये वित्त मंत्री कर रहे हैं वो कुछ वो बेसिस बना रहे हैं ताकि वो यहाँ बाहर से यहाँ आए तो सुविधाजनक ज़िंदगी जी सकें, और वो सुविधा यहाँ भी है। तो पहले तो जैसे आपने कहा रेलवे कॉरिडोर का, जी। ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नॉट ओनली मतलब आज की तारीख में हमने देखा है जो 2 सिटीज़ बहुत आसानी से आज दिल्ली जयपुर में 3 घंटे लगते हैं मात्र ट्रैवल करने में। जी। इतना ईजी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। दिल्ली में काम, हम सुबह जाते हैं दिल्ली में काम करके शाम तक वापस आ जाते हैं, जी, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दिया है जिससे ओवरऑल नेक्स्ट 5 इयर्स में जो 2047 का उनका गोल है विकसित भारत का, जी। उसको प्रोवाइड करने के लिए आई थिंक इट्स इन द राइट डायरेक्शन। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने महात्मा गांधी हैंडलूम की भी बात कही कि वो खोले जाएंगे और एक योजना बनाई जाएगी। तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि युवाओं को हैंडलूम से जोड़ना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है, खादी को उन्होंने प्रमोट किया है, तो किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। इनफैक्ट ये इनिशिएटिव अगर वो देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में डिज़ाइन सेंटर खोलना, जी, जी, तो अपने कल्चर को, अपनी बेसिक, अपनी जो कहते हैं ना फंडामेंटल्स हैं, अपने खादी इज़ वन ऑफ अ फंडामेंटल, बीइंग एन इंडियन खादी इज़ अ फंडामेंटल टेक्सटाइल। जी। तो बहुत सारी चीज़ों में अपने लेवल नेशनल में प्राइड होना, उसको प्रमोट करना, उसको स्प्रेड करना, आई थिंक ये इज़ अ नीड ऑफ द आवर कि वी डोंट लूज़ आवर इंडियनेस, अपनी भारतीयता, अपनी जो अपनी कल्चर है उसको अपन लूज़ नहीं करें, उससे जी। जुड़े रहें, उसका विकास होता रहे। आयुर्वेद सेंटर्स खोलना, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों में आई थिंक दिस इज़ अ डेफिनेटली गुड स्टेप इन दिस डायरेक्शन। यस। ओवरऑल बजट की बात करें, किस तरह से देखते हैं पूरे बजट को आगे अर्थव्यवस्था को लेकर के? आई थिंक ये बजट जो मैं बोलूँगी ये अपने घर को, अपने देश को मजबूत करके आगे बढ़ने के लिए है, और जो जितना जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी आ रही है उसमें अपने को रेयर अर्थ मेटल्स, लिथियम आयन यहाँ पे प्रोडक्शन होना, अपनी फिशरीज़ को, अपने को अब इंडिया को एक्सपोर्ट हाउस बनाना है। जी, ये बजट उस डायरेक्शन में है कि धीरे धीरे अपन 1-2 साल में इंडिया फ्रॉम एन इम्पोर्ट हब मूव्स टू अ एक्सपोर्ट, बिल्कुल। अपनी चीज़ों के साथ, लाइक कोकोनट्स टू फिशरीज टू हैंडलूम्स बिल्कुल। टू एजुकेशन, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जी। इन सबको कैसे डेवलप करें, और ताकि नॉट ओनली आवर नेशन, आवर पीपल, बट द वर्ल्ड कैन टेक एट लार्ज कैन टेक बेनिफिट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत और आगे बढ़े, आत्मनिर्भर भारत की इस बजट ने नींव रखी है, ये कहना है पल्लवी जी का। मेडिकल सेक्टर को लेकर भी उन्होंने कई संभावनाएं जाहिर की हैं और कई घोषणाएं की है। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज बिहारी जी। जी सर, बताइए, मेडिकल क्षेत्र से आप आते हैं,
तो मेडिकल क्षेत्र में क्या घोषणाएं हैं जो वित्त मंत्री ने घोषित की है और किस तरह से आम लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है? मेडिकल क्षेत्र हमेशा ही मोदी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है। पुरानी योजनाएं जैसे आयुष्मान वगैरह जो भी आई हैं, ये दिखाती है कि मोदी गवर्नमेंट का फोकस रहा है अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी टू द लास्ट मैन। तो इस योजना में भी अगर आप देखेंगे तो कि इसकी पहुंचाने के लिए अवेलेबिलिटी के लिए अपस्किलिंग ऑफ मैन पावर बहुत ज़रूरी है। तो सर्विस सेक्टर पे जहां सर्विस सेक्टर में जॉब्स देने की बात कही गई, अपस्किलिंग की बात करी, साथ में मेडिकल सेक्टर में बहुत सारी अपस्किलिंग की बात हुई है। ऑप्टोमेट्री से लेके कई सारे एलाइड हेल्थ है, डायरेक्टली जो हेल्थ सेक्टर्स है उसमें स्किलिंग की बात हुई है और जॉब्स की बात हुई है। इसीलिए मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म जो है, मेडिकल हेल्थ टूरिज़्म, जिसके लिए भारत सबसे मतलब कहा जाएगा बिल्कुल सही से सेंटर्ड है। मतलब अगर आप देखा जाए तो कॉस्ट वाइज देखिए, एक्यूरेसी वाइज देखिए, क्वालिटी वाइज देखिए, भारत जैसा देश अभी कोई दिखता नहीं है और बहुत अपार संभावना है। अभी तक तो हमने सिर्फ शायद ऊपर से सतह ही छुई है उसकी। तो भारत में अगर वो भी चालू होता तो क्वालिटी और डेवलप होंगी, अवेलेबिलिटी और होंगी, वर्कफोर्स की और ज़रूरत होगी। तो इन सब को फोकस करके जो किया गया, साथ में ट्रीटमेंट के आगे क्योर के लिए सोचा जाए, इसीलिए आयुष को और डेवलप किया जा रहा है। 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और विकसित किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें सोच रही है सरकार, ये पूर्ण वही दिशा में। साथ में मेजर एक पॉइंट जो मैं रह गया कहना, कैंसर के ऊपर जो 17 दवाइयों को ड्यूटी फ्री और किया गया है। मैं समझता हूँ सेंसिटिव गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वो सारे पॉइंट्स को देख रही है जो जनता के बीच में जनता की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जहाँ भी उनका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है उस पर वो कुछ ना कुछ क्रिया करी जा रही है। इस बजट में उसको लाया गया है। आज बजट में बहुत कुछ कॉरपोरेट के लिए भी था, बहुत कुछ एमएसएमई के लिए भी था और इसी पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निवेदिता सारडा जी। आप एक उद्यमी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, निर्मला जी ने वो एक बहुत ही शानदार बजट इसे कहेंगे पेश किया है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि कई घोषणाएं हैं जो एमएसएमई सेक्टर को भी देती हैं और एनआरआईज़ को भी कई लेकर कई घोषणाएं की है, क्या कहेंगे इनके बारे में? अगर हम पहले एनआरआईज़ की बात करें तो इन्होंने काफ़ी बड़ा फोकस इस बार एनआरआईज़ पे रखा है और उनके ऊपर उन्होंने कई अलग अलग तरीके के प्रावधान लेके आए हैं, जिसमें अपन अगर पहले बात करें कि कुछ उनको बेनिफिट्स दिए हैं या कुछ जगह पे चैनलाइज उन्हीं के लिए वर्किंग करी है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि जो एनआरआई इंडिविजुअल्स हैं वो अपना पैसा जो पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिस्टेड कंपनीज में लगाते थे, वहाँ पर एक लिमिट होती थी कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में 1% लगा सकते हैं और मैक्सिमम 10% तक टोटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लिस्टेड कंपनीज में एनआरआईज़ का हो सकता था। जी नाउ दे हैव इंक्रीज दैट लिमिट, वो उन्होंने 5% और 24% कर दी है। तो एक तरीके से उन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो रेजिडेंट जो फॉरेन रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडियंस हैं वो उनसे बेसिकली वो पैसा लेना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने उनको स्पेस दी है। सेकेंडली, जिस तरीके का भी सिचुएशन बनी जिसमें यूएस से काफ़ी सारे लोग वापस आ गए या उनके वीज़ाज़ कैंसिल हो गए या स्टूडेंट्स जो वहाँ पर थे जिनको वहाँ जॉब नहीं मिला वो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इन्होंने इसके लिए एक स्मॉल वीडीआई स्कीम दी है जिसको उन्होंने वीडीआईस का नाम नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एक 6 मंथ्स का ब्रैकेट दिया है जिसमें उन्होंने बोला कि आप अगर फॉरेन असेट्स और फॉरेन इनकम इंडिया में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो अगर वो फॉरेन इनकम ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स हो रही थी तो आप फॉरेन असेट सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और वो अगर 5 करोड़ से ऊपर की है तो ही हम आप पे उस पर 1 लाख रुपए की फ़ीस लेंगे, नहीं तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फॉरेन असेट्स और फॉरेन इनकम दोनों ही इंडिया में टैक्स नहीं थी तो 1 करोड़ रुपए तक उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके ऊपर वो आपसे कुछ टैक्स उस पर वसूल करेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने ये बोला है कि कोई भी इंडियन अगर बाहर रहता है और वापस इंडिया में आके रीलोकेट होना चाहता है तो हम एक तरीके से उनको प्रावधान दे रहे हैं कि आप आइए, आप रीलोकेट होए तो आप अपने एसेट्स और इनकम डिक्लेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिया में पैसा लगाता है, इनफैक्ट इन्होंने नॉन रेजिडेंट का वर्ड यूज़ किया, इंडियन यूज़ नहीं किया, तो मैं तो बोलती हूँ एनी नॉन रेजिडेंट हु पुट्स मनी इनटू इंडिया उनको भी इन्होंने सेफ हार्बर प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट इन्होंने एनआर्स को ये भी बोला है कि अगर आप डेटा सेंटर इंडिया में लगाते हैं और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड भी उसको सप्लाई करते हैं तो भी हम आपको 5 ईयर्स का सेफ हेवन देंगे, जिसमें अगर आपसे लिंक्ड एंटिटी इंडिया में सर्विसेज देगी, डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो हम उसको उस लिंक एंटिटी को भी सेफ हार्बर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक तरीके का रूट है जो इन्होंने स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंट्स को प्रोवाइड किया है।
स्पेसिफिकली इन्होंने ये भी कहा कि वो फेमा रिलेटेड रूल्स भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर चेंज करेंगे। कुछ टैक्सेशन भी कम किए हैं, जैसे 5% से 2% पे लेकर आए हैं, और जेम्स पोर्टल की भी बात कही है उन्होंने, क्या कहेंगे? तो इन्होंने जो एक्चुअली जो बात करी है, जो टैक्सेशन की अगर अपन बात करें तो नॉन रेजिडेंट के लिए उन्होंने एक और बड़ा एरिया है जो उन्होंने कवर किया, वो था इमूवेबल एसेट्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा था। तो अभी तक ये हो रहा था कि वो जब इमूवेबल एसेट्स पे टैक्स लग रहा था तो वो जो पर्सन काटता था वो अपना टैन लेता था, फिर काटता था, फिर जमा कराता था। इट वॉज अ वेरी मेजर हैसल विच वॉज हैपनिंग। सो नाउ दे हैव सेड कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए उनको बेनिफिट मिलेगा। TDS के ऊपर भी उन्होंने वर्किंग करी है कि नॉन रेजिडेंट को उसका भी बेनिफिट ये देने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपन बात करते हैं TCS की, तो जो आप फॉरेन पैकेजेस ले रहे थे जिसमें 5% अभी तक आपका TCS करता था अगर आप बाहर घूमने जाते थे, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 2% किया। बिल्कुल। इसके अलावा अगर अपन बात करें अदर देन NRIs और फॉरेन फंडिंग, आपने बात करी MSME की जी। तो मैं MSME में स्पेसिफिकली कवर करना चाहूँगी जो इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में वर्किंग करी है और जिसके थ्रू ये MSME को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जेम्स पोर्टल है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है। इस तरीके से एक ट्रेड्स पोर्टल है जो भी गवर्नमेंट ऑलरेडी चला रही है, जिसका पर्पज़ ये है कि वो MSME को सपोर्ट करें। आप जेम्स पे रजिस्टर्ड होते हैं तो जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं जेम्स पे आते हैं वो आपको अलॉट हो सकते हैं, डिपेंडिंग दैट यू आर एन LI L1 बेसिस पे आपको अलॉटमेंट्स होते हैं। और वो एक अच्छा रूट इन्होंने क्रिएट किया है ताकि आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स अप्लाई करने के लिए आसानी मिल जाए जी। अभी जो इन्होंने इसमें जो सबसे बड़ी चेंजेस ये लाना चाह रहे हैं वो इन्होंने ये कहा कि जितने भी सेंट्रल PSUs हैं उनको अपने सारे टेंडर्स जो है वो ट्रेड्स पे डालने पड़ेंगे ताकि SMEs को उस पर बढ़ावा मिले। और ये जेम्स और ट्रेड्स को भी लिंक करना चाहते हैं ताकि अगर आप जेम के में रजिस्टर्ड वेंडर है तो आपको ट्रेड्स का बेनिफिट भी उसके अंदर मिल जाए। प्लस इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात ये कही कि जो ट्रेड्स में अगर आप सप्लाईज दे रहे हैं तो जो भी आपकी इन्वॉइसिंग ट्रेड्स पे क्रिएट होगी उसे एसेट बेस्ड इन्वॉइसिंग माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसके अगेंस्ट में बैंक से या NBFC से फंडिंग ले पाएंगे। तो ये एक एरिया इन्होंने खोला। प्लस एक और इन्होंने बात ये कही कि जो पहले CGT SME के अंदर स्कीम ये थी कि आपको एक OD फैसिलिटी, CC फैसिलिटी या टर्म लोन मिलता था एक अमाउंट तक का, अब उन्होंने ये बोला कि उसके अंदर आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग की भी फैसिलिटी मिलेगी जी। तो ये MSME के लिए एक मेजर फाइनेंशियल हब्स के तरफ से बढ़ावा मिल सकता है। बात करें महात्मा गांधी हैंडलूम पार्क खोलने की भी बात कही गई है और टेक्सटाइल पार्क है उनकी भी बात कही है, तो किस तरह से देखते हैं इसको आप एक उद्योग के ज़रिए? देखिए टेक्सटाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी लेबर फोर्स एंड पीपल आर एम्प्लॉयड और उसमें हर तरीके के लोग एम्प्लॉयड हैं, छोटे से लेके बड़े तक। अगर अपन बात करें तो आज की डेट में आर्टिजन्स, हैंडलूम्स जो इस समय विलेज टू विलेज चल रहे हैं और जो इंडिया के अंदर जो इतना बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर इतने डिफरेंट तरीके के हैंडलूम्स अवेलेबल हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इन्होंने जो आज बात करी कि हैंडलूम को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए जो एग्जिस्टिंग पार्क्स हैं उनको ये इंसेंटिविटाइज करेंगे। इन्होंने वर्ड यूज़ किया रिजुविनेट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि रिजुविनेशन के तौर पे जो ये इनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट देंगे, मार्केट सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, इंक्लूडिंग जैसे जो इन्होंने बात करी कि एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट्स ये खोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। टेक्सटाइल वैसे भी इस बार का इनका फोकस एरिया है। जो इन्होंने शुरू में बोला कि हम 7 इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, उसमें इन्होंने टेक्सटाइल को वन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ माना है, जिसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी टेक्सटाइल को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके माना है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, एकेडमी, इंक्लूडिंग capital subsidy, development of textile parks, giving boost to mega textile parks and also working with the state governments to give them a good footing. तो मेरे हिसाब से टेक्सटाइल अपने आप में एक बहुत फोकस एरिया है। दिव्यांगों के लिए भी बहुत कुछ घोषणाएं की हैं। दिव्यांग कौशल योजना की बात कही गई है और दिव्यांग सहारा योजना की भी बात कही है। किस तरह से देखते हैं इसको? मेरे हिसाब से इस बार का जो बजट था वो बहुत बड़े तौर पे इंक्लूसिव बजट था और इसमें इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हम ये कहें कि एक सेक्टर को कवर नहीं किया। इन्होंने सिटीजन्स को अलग अलग सेक्टर में कवर करने की कोशिश करी है, चाहे आप दिव्यांग की बात करें, चाहे आप वुमेन की बात करें, चाहे आप ओल्डर लोगों की बात करें। मेरे हिसाब से क्योंकि इन्होंने शुरू में ही कहा था ये यूथ सेंट्रिक बजट है, तो यूथ सेंट्रिक बजट के तौर पे जो इन्होंने वेलनेस सेंटर्स की बात करी, इन्होंने मेंटल हेल्थ की बात करी, इन्होंने मेडिकल केयर की बात करी, इन्होंने
पैरा फार्मा जी, की बात करी, जी। बायोकेमिस्ट्री की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर सेक्टर को उस तरह नजरिए से देखेंगे तो सिटीजन को खुद की वेलनेस के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी। आपने बात की महिलाओं के रोज़गार की, तो मत्स्य योजना के लेकर आई है सरकार और उसमें भी रोज़गार की बात की है। महिलाओं को उसमें बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर दिए जाएंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा मानना है महिला एक सशक्त व्यक्ति है, जी। बस उसको एक जगह एक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रिकग्निशन की बहुत ज़रूरत है। और अगर जो स्कीम्स आ रही हैं उसमें अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और उसके साथ साथ में उनको स्पेस मिलती है, खड़े होने की जगह मिलती है, अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को सपोर्ट देने की, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मत्स्य योजना की जो आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसी की बात ना करें, आप अभी जो एग्जिस्टिंग 4 लेबर कोड्स जो है जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं उसमें बहुत मेजर प्रोविजंस हैं जिसके अंदर महिलाओं को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। 2-3 मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे इन्होंने एक नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी है, तो वुमेन को उन्होंने मैन के पार के बराबर खड़ा कर दिया कि आप नाइट शिफ्ट्स भी कर सकती है, सब्जेक्ट टू कि देयर आर सर्टन रूल्स रेगुलेशंस विच आर फ्लेम्ड। इन्होंने ये भी कर दिया कि अगर आपके पास 50 से ज़्यादा वुमेन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस इनफैक्ट आप 50 से ज़्यादा वुमेन की भी जरूरत नहीं है। अगर 50 जने हैं आपके उस पर्टिकुलर सेंटर पे और उसमें एक भी वुमेन है तो आपको उसको क्रैश फैसिलिटी देनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा चीज़ है, जिसमें नॉट ओनली कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि क्रैश फैसिलिटी आज की डेट में इंडिया में मौजूद नहीं है और ये क्रैश फैसिलिटी केयर गिवर्स के लिए होती है। तो वुमेन को एज एन एंटरप्रेन्योर क्रैच खोलने की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल सकती है और वो इस चीज़ के अंदर आगे आ सकती है। और क्योंकि इन्होंने इसको लेबर कोड की तरह इन्होंने सबके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रूट हो सकता है। अभी पिछले कई सालों से हमने देखा है देश खेलों में बहुत प्रगति कर रहा है और ये बजट भी खेलों से अछूता नहीं रहा। खेलो इंडिया मिशन की बात कही है इसमें, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ही अच्छी बात है सर। इनफैक्ट खेलों को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो इन्होंने इस बार नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने खेलों के बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की बात करी, इन्होंने खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इन्होंने खेलों के लिए इन्होंने ये बात करी कि तीनों लेवल पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों लेवल के ऊपर खेल की टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने की बात करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जब खेल को बढ़ावा मिलेगा तो हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, हर व्यक्ति खुश होगा और हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है। स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें अभी तक इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। लेकिन अगर इसको आज की डेट में थ्रस्ट मिलता है तो ओवरऑल यूथ को इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होने के लिए स्पेस मिलेगी। निवेदिता जी, ओवरऑल किस तरह से आप कहेंगे इस बजट को, ओवरऑल किस तरह देखती हैं? बजट बहुत प्रोग्रेसिव है और गवर्नमेंट जिस चीज़ पे ऑलरेडी वर्क कर रही है, हम लास्ट 2 साल से जिस एरियाज़ में गवर्नमेंट को वर्क करते हुए देख रहे हैं उसी एरिया को ही इन्होंने आगे पुश किया है। चाहे आप FDI माने, चाहे कस्टम डिजिटाइजेशन माने, चाहे आप चैम्पियंस MSME माने, चाहे आप फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ माने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ माने, सर्विस सेक्टर ग्रोथ माने, चाहे आप ये माने कि जो लास्ट 1 ईयर के अंदर इन्होंने 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, इंक्लूडिंग लेबर कोड, इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट। ये पूरा उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का सोर्स है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ इन्होंने ऐसे भी चेंजेस किए हैं जो बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर इन्होंने मैट की जो 14% की स्लैब है उसको इन्होंने एक मिनिमम टैक्स बना दिया है कि कोई भी कंपनी को मैट जितना है उतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा, क्योंकि मैट के क्रेडिट बहुत सारी कंपनियां लेती चलती रहती हैं क्योंकि डिडक्शंस उनको इनकम टैक्स में मिल जाते हैं। तो ये मिनिमम 14% टैक्स रेट स्लैब जो अब कंपनीज पे आई है उससे फ़र्क पड़ेगा। STT में इन्होंने जो 0.5% का इजाफा किया है ऑप्शन फ्यूचर्स में,
मेरे हिसाब से दैट विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर एटलीस्ट डिलीवरेबल्स, नॉन डिलीवरेबल्स एरियाज। तो उसके कारण आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा असर दिखाई दे सकता है। वैसे भी स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है सर, तो ये और भी उसको नीचे पुल करेगा। कई क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की, उसमें रोजगार सृजन की भी बात कही और रियल एस्टेट की भी बात कही और टैक्स स्लैब की भी बात कही। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी। आप रियल एस्टेट क्षेत्र से आते हैं। सर, आपका स्वागत बहुत बहुत। किस तरह देखते हैं आज के केंद्रीय मंत्री ने बजट पेश किया और कई क्षेत्रों में रोजगार सृजन की भी बात कही, उन्होंने टैक्स स्लैब को भी लेकर जो नया एक्ट है उसकी भी बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा था कि स्टार्टअप के ऊपर काफ़ी बातें हुई थी, अनाउंसमेंट स्टार्टअप से रिलेटेड थे। इस बार वाले बजट में रियल एस्टेट पे अनाउंसमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काफ़ी अनाउंसमेंट है, टूरिज्म के सर्किट बनाने पे काफ़ी अनाउंसमेंट है। तो ऐसा लगता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपिटल इंटेंसिव जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन पर काफ़ी फोकस करेगी। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी डेवलपमेंट देश के लिए होगा अगर इंफ्रा बनेगा जी, और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट होता है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। बिल्कुल हर तरह से बहुत बढ़िया मतलब इनके अनाउंसमेंट है जी। बात करें एमएसएमई सेक्टर की भी उन्होंने बात कही है, तो एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट से? वो क्या घोषणाएं रही जो एमएसएमई को फ़ायदा होगी? देखिए, रियल एस्टेट के अंदर मैडम ने एक अनाउंसमेंट किया था कि एमएसएमई सेगमेंट के जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई फंड जो एक सपोर्ट करेगा उनको लिक्विडिटी के अंदर, उस तरह का कोई बनाने की बात करी है जी। तो फाइन डिटेल्स पढ़ने पे पता पड़ेगा कि क्या उन्होंने स्वामित्व फंड जैसे एक बार सरकार ने बनाया था वैसे किसी फंड की बात करी है जी, या कोई ऑल्टरनेट जो है पैसा जनरेट करने का, मतलब पैसा एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ उन्होंने पैसे की बात करी है। बैंकिंग एनबीएफसी के अलावा क्या सरकार कोई ऑल्टरनेट फंड बना रही है जिसमें कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पे क्या पैसा मिलेगा, ये एक बार फाइन प्रिंट पढ़ने पर पता पड़ेगा। एक देखिए, इस बजट को काफ़ी महत्वपूर्ण भी इसलिए देखा जा रहा था कि जो भी मोदी सरकार हैं, जो जीएसटी रिफॉर्म किया था उन्होंने 2.0 को लेकर के, तो उसमें काफ़ी हद तक जीएसटी घटाई थी। तो इसको भी देखा जा रहा था कि बजट उस हिसाब से भी अब आगे क्या, क्योंकि बजट से पूर्व भी उन्होंने ये कर दिया था। तो समय समय पर ये सरकार कुछ इस तरह के भी काम कर रही है कि जो बजट पूर्व भी कर देती हैं और बजट में भी कुछ और दे देती हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बात को? देखिए, जीएसटी 2-3 साल पहले ही इनकम टैक्स का बड़ा भाई तो बन चुका है। एक ज़माना था जब डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 60% था, इनडायरेक्ट का 40% था, अब स्थिति उल्टी है जी। तो जीएसटी में लगातार आपने सही कहा, जीएसटी काउंसिल इन्होंने बना दिया है, तो साल में 3 बार 4 बार उसी काउंसिल के थ्रू काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स, काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशंस आ जाते हैं जहाँ पे भी स्टेक होल्डर्स को दिक्कत होती है समझने में जी। तो जीएसटी तो मुझे लगता है राउंड द ईयर एक रिफॉर्म है जो चल ही रहा है जी। तो उसके लिए बजट का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है और बजट में ऐसी कोई विशेष बात उसके बारे में करी भी नहीं है जी। आज वाले बजट में इन्होंने इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा फोकस किया है जी। जो 1 अप्रैल से लागू हो जाए, जो अच्छी बात है। जी, काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग एक मैटर था जी। तो एक ओवरऑल किस तरह का बजट कहेंगे इसको आप? मैं तो 10 में से 10 ही बोलूँगा जी, तो बिल्कुल 10 में से 10 नंबर दिए हैं अभिषेक जी ने इस बजट को लेकर के। सर, आपका बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया ये बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के सपने को साकार करता और विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ता हुआ ये बजट है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।